हम लोग एसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में एसी का एलसीआर सीरीज सर्किट का हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा। आज हम लोग उसमें लास्ट में आपको हमने पैरेलल एसी सर्किट भी बताया था। तो आज हम लोग पैरेलल एसी सर्किट पर एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन आपके करते हैं। चल करिए सब लोग। ये जेई में क्वेश्चन आया था। एक कैपेसिटर है, इसमें भी एक रजिस्टर है, यहाँ एक इंडक्टर है, इसमें एक रजिस्टर है, दोनों एक एसी सोर्स से ये कनेक्टेड है। ठीक है। डाटा दिया ये 100 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी। 0.5 हेनरी ये दिया है और इसका 20 वोल्ट लिखा है यहाँ पर और 100 रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा दिया होगा। ये डाटा दिया है हमको। ठीक है, बनाइए डायग्राम बनाइए। बन गया। क्वेश्चन लिखिए फाइंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 मोर देन 1 आंसर है, बट हम आपको मेन वाला करा लेते हैं। एक्चुअली ये दोनों में कर ही लेते हैं। फाइंड तीन पार्ट सही थे इसके। तो पहला हो गया करंट थ्रू ईच रजिस्टर। पहले ये निकालिए सब लोग, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरा नेट करंट थ्रू सोर्स। नेट करंट थ्रू सोर्स कितना है यही बताना। ठीक है, तो यहाँ पॉज कीजिए। उस क्वेश्चन को आप जैसे कल कहा था सॉल्व कीजिए। इसमें करंट निकालिए अलग से, इसमें अलग निकाल लीजिए। दोनों सीरीज, दोनों इस अब डायरेक्ट के लिए सीरीज हो गया, इसके डायरेक्ट के लिए सीरीज हो गया। दोनों करंट अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों करंट को फिर आरएमएस करंट निकलेगी तो उसको फेजर से जोड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग इसको सॉल्व किए होंगे। हम भी आपके साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम लोग एक करके इसका हम लोग जेड निकालेंगे। जेड निकालेंगे तभी आई निकलेगा। तो इस वाले का हम लोग जेड निकाल रहे हैं, इस पार्ट का हम लोग जेड निकालते हैं। तो जेड कैसे निकलेगा, इसकी फेजर बनाएंगे हम लोग। इसका फेजर बना रहे हैं तो हो गया इधर की तरफ 100 और XC है तो ऊपर बनेगा XC, दैट इज 1/ωc। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। XC = 1/ωc। तो 1/ωc का मतलब हो गया 1/ω मतलब 100 इंटू C इज 100 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कितना हो गया, ये 4 कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। देख रहे हैं -2 +2 पर चले जाएगा। तो ये हो गया 100, यानी जेड हो गया कितना 100√2 और फेज हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग तो करंट लिख देंगे हम लोग। तो इसमें करंट हो गया I इक्वल टू हो गया V मतलब 20/100√2 V/R। V कौन सा V है, तो कुछ नहीं कहा तो आरएमएस होगा। तो RMS/Z करेंगे तो IRMS आ जाएगा। यानी ये हो गया कितना 1/5√2 हो गई RMS एम्पियर, ये RMS करंट हो गई इस वाले पार्ट में।
अब इस पार्ट में आते हैं, तो यहाँ से एक्सेल पहले निकाल लेते हैं। एक्सेल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, ओमेगा 100 इंटू एल है 0.5, दैट इज कितना हो गया 50 ओम एक्सेल आ गया। तो इसका फेजर बना लिया जाए, तो आर इसका कितना है 50, और लैग कर इसलिए नीचे बनाएंगे हम लोग 50, ओमेगा एल भी 50 बना लिया, यानी ये भी इधर की तरफ होगा कितना 50√2, और करंट लैग करे कितने एंगल से 45 डिग्री से। तो इसकी करंट निकल गई, इसको I1 I2 कह लेते हैं। इसमें I2 हो गया 20/50√2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू हो जाएगा 0 का ये √2/5 लिख सकते हैं, एम्पियर करंट हो गई, इस वाले में हो गई। तो ये दो पार्ट तो हो गए। अब हम नेट निकालना, तो यही चीज़ सीखने वाली है कि नेट कैसे जोड़ेंगे। अब ये आरएमएस है, ये दोनों वैल्यू आरएमएस है, तो इसमें इधर ये करंट है, ये करंट है, ये है I1 आपने लिखा है, इधर I2 लिखा है, और ये करंट निकालना है। तो ज्वाइंट रूल नहीं लगेगा, ज्वाइंट रूल हमेशा इंस्टेंटेनियस करंट लगेगा उस वक्त का, और ये है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमेशा किसे जोड़ना है, अलजेब्रा से नहीं जोड़ना है, फेजर से जोड़ना है। कोई भी आरएमएस वैल्यू जोड़ना है, जैसे हम आरएमएस वोल्टेज जोड़े हम लोग, वो फेजर से जोड़े हम लोग, VR VL VC वाला। वैसे ये करंट अगर आरएमएस है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम लोग इसका फेजर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो फेजर कैसे जोड़ेंगे, बना लिया जाए। जैसे इन दोनों करंट को जोड़ना है, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, मान लीजिए हो गया फेजर, 0 से एंगल बनाया जाए। तो ये जो करंट है वो कितनी है 1/5√2, किस एंगल पे है 45 डिग्री पे। सो इधर हो गई ये I1 करंट हो गई, I1 करंट हो गई किस एंगल पर 45 डिग्री पर, और ये करंट है √2/5 किधर नीचे की तरफ 45 डिग्री, ये I2 हो गया ऐसे, ये भी है कितना 45 डिग्री, और इन दोनों का वेक्टर सम हमारा नेट करंट हो जाएगा। तो नेट जो IRMS होगा हो जाएगा √2, राइट एंगल हो गया, तो सिंपल हो गया I1² प्लस I2², बिकॉज दोनों 90 डिग्री पे है। सो ये वैल्यू अपना आ जाएगा √2 I1² I2², तो होगा कितना 1/25 to 50 प्लस, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/25। तो ये कितना हो जाएगा √2, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5/50, दैट इज 1/√10 एम्पियर। ये नेट करंट हो गया। तो इस तरह से हम चाहें तो नेट करंट निकाल सकते हैं। तो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसे हम पूछ लेता कि इस पूरे सर्किट में हीट लॉस बताओ, तो कैसे करते? हम एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए हमको दिया जाए, ये इसमें नहीं पूछा गया था आईटी में, लेकिन मान लीजिए पूछ ही लिया, तो हम कैसे करेंगे? लिख लीजिए, नीचे लिख के करिए, फाइंड द पावर लॉस एवरेज वर्ड डाल दीजिएगा, और नहीं भी देगा तो एवरेज ही निकालना है। एक्चुअली साइलेंट अंडरस्टूड है, कुछ नहीं, दे आर नॉट मेंशनिंग बिकॉज पावर विल वेरी विथ टाइम, सो नथिंग हैज बीन मेंशन द मीन एवरेज वैल्यू। सो फाइंड द एवरेज पावर लॉस इन द सर्किट। कीजिए, तो पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा। मैं भी आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो पावर लॉस निकालना है तो क्या करना है, पावर इसमें अलग निकाल लेंगे, इसमें अलग निकाल लेंगे। इसमें कितना लॉस हो रहा है, यहाँ कितना लॉस हो रहा है, दोनों ऐड कर देंगे, है कि नहीं।
चलिए इसमें पावर निकालते हैं P1 ऊपर वाले में, तो क्या होगा VRMS IRMS cos phi। तो VRMS तो ये दोनों पे लगाते हैं, VRMS इसके लिए यूज हो जाएगा, तो VRMS तो होगा 20। अब IRMS, इसमें IRMS हम लोग निकाल रहे हैं, आया है कितना 1/5√2, 1/5√2। और cos phi कितना है करंट, वो करंट अपनी इससे कितना आता है 45 डिग्री, तो cos phi 1/√2। तो ये हो गया आपका सर कितना 2 वाट आएगा ना, 2 वाट। तो इस वाले लाइन में 2 वाट का लॉस होगा। इस तरह नीचे वाला निकाल लेते हैं P2, उस जगह VRMS 20 ही इस पे भी लगा है, इसकी IRMS हम लोगों ने निकाला है, आया है √2/5 IRMS आया ना √2/5। और ये भी 45 से लीड कर रही है, लैग कर रही है, तो cos -45 डिग्री इज ऑल्सो +1/√5। cos थीटा या cos थीटा दोनों सेम आता है, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 वोल्ट। इसलिए नेट लॉस हमारा हो जाएगा, ऐड कर देंगे 6 वाट का एवरेज हमारा लॉस होगा, दोनों मिला के हमारा 6 वाट का लॉस होगा। बिकॉज ये एवरेज वैल्यू है इसलिए आप ऐड कर सकते हैं। ये RMS ये RMS थोड़ी है, ये तो एवरेज है, एवरेज तो जोड़ सकते हैं कि यहाँ इतना लॉस हुआ, यहाँ इतना लॉस हुआ, यहाँ तो टोटल लॉस कितना हुआ, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शायद ये क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते हैं। ये हुआ पैरेलल AC सर्किट। तो नया कुछ नहीं है, ये एक नया बात बस ये, जो अगर नेट करंट निकालना हुआ तब आपको थोड़ा सा सीखना होगा, जिसमें आप उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप क्या कर ले रहे हैं RMS वैल्यू ऐड करेंगे, डायरेक्ट करंट नहीं ऐड करेंगे, RMS करंट ऐड करेंगे। ओके तो ये हुआ हमारा AC सर्किट में सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग कर लेते हैं। एक है जो रेजोनेंस होता था AC सीरीज सर्किट में, उसमें होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एक टर्म है, जान लेना है। रेजोनेंस क्या था, रेजोनेंस में क्या हो रहा था, रेजोनेंस में जब हम लोग जो बाहर की फ्रिक्वेंसी थी उसको चेंज कर रहे थे, और जब वो सर्किट के 1/√LC के बराबर हो जाता था, तो जो करंट बहती थी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो करंट बह रही है I, पीक करंट वहाँ बनाए हैं एम्पलीट्यूड, और ओमेगा ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ आएगा एक अंदाजा लेते हैं। ओमेगा पर I 0 होगी, और जब ये वैल्यू होगा कितना ω0, तो मैक्सिमम होगी, और ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो भी 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, यहाँ से पहले कहते हैं ओमेगा, ये ω0 हुआ, ω0 रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वाला हुआ, ये इसका पीक आएगा, पीक की जो पीक करंट की जो मैक्सिमम है वो यहीं पे होगा। ऐसा क्यों, ओमेगा 0 होने पे पीक करंट 0 क्यों होगा। तो मैथ्स मत सोचे, फिजिक्स सोचिए। ओमेगा 0 मतलब वो आर्मेचर का घूमना बंद है, तो इंडक्शन ही बंद हो गया ना, EMF ही 0 हो जाए, इंडक्शन तो हो नहीं रहा, ओमेगा ही 0, कॉइल चलना बंद हो गई। तो सिर्फ फ्लक्स होने से थोड़ी EMF होता है, उसमें चेंज चाहिए, इसलिए नो रोटेशन, देयर विल नो चेंज इन फ्लक्स, देयर विल नो EMF, देयर विल नो करंट, इसलिए 0 होगा। मैक्सिमम तक समझते ही 1/√, जो हमारा ω0 कितना था
1/√LC, ये तो हम लोग जानते ही मैक्सिमम होगा। और इन्फिनिट पे भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिट पे चेंज मुश्किल है, एक चेंज को दूसरा चेंज तुरंत आ जाएगा, चेंज ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और मैथ से भी देख सकते हैं कि इसका ओमेगा इन्फिनिट होने से नेट टर्म इसका I0 0 आ जाएगा, जेड इन्फिनिट होना चालू हो जाएगा, जेड इन्फिनिट होना चालू हो जाएगा तो I0 होना चालू हो जाएगा। जेड क्यों इन्फिनिट होना चालू हो जाएगा? जेड कितना था, ऐसा था ना, √R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का स्क्वायर, ऐसा था। तो ओमेगा इन्फिनिट होगा तो टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो V0/Z, मतलब ये चीज इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए टोटल करंट 0 हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये तो रेजोनेंस हो रहा है, अगर हमारा R कम यूज करें तो रेजोनेंस पे R कम होगा तो ये वैल्यू और बड़ी हो सकती है। मतलब सर्किट का अगर रेजिस्टेंस थोड़ा छोटा हो तो जो रेजोनेंस होगा वो थोड़ा, उसका जो पीक करंट और ज़्यादा होगा। तो फॉर लो रेजिस्टेंस ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाए चालू हो जाएगा, है ना। ये अगर ये R1 है, ये R2 है, तो हम लोगों ने R2 लेस देन R1 लिया है ना। तो यहीं पर एक टर्म होता है शार्पनेस। हम देखिए शार्पनेस क्या होता है। शार्पनेस क्या होता है, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो बनाए हैं आप, ये तो हो गया ओमेगा नॉट, तो हो गया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। बट किसी और आप देखेंगे तो सेम करंट कुछ आई, दो आपको अलग अलग दो ओमेगा पे ऑब्टेन हो जाएगी, उससे कम से भी और उससे ज़्यादा से भी सेम करंट मिल जाएगी आपको। तो और इसको, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग बैंड विड्थ। फ्रिक्वेंसी है ना, यहाँ से यहाँ तक सेम करंट मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मतलब ओमेगा नॉट से थोड़ा ज़्यादा भी, ओमेगा नॉट से थोड़ा कम भी। तो जो ये डिफरेंस होता है, ये मान लिया हमने कहा ये ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ये होगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा, ऑलमोस्ट सेम मान रहे हैं ऊपर में जाके, नीचे थोड़ा गैप ऊपर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये इससे तो डेल्टा ओमेगा कम, इससे डेल्टा ओमेगा ज़्यादा पे करंट मिलना चालू हो जाएगी। एक गैप, तो इस गैप जो गैप है वो कितना का है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ मतलब कितना, 2 डेल्टा ओमेगा, दोनों का डिफरेंस, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। शार्पनेस का मतलब क्या होता है, ये बैंडविड्थ बहुत कम हो, जैसे ये जितना ही पतला, और आर छोटा कर देंगे तो और पतला हो जाएगा, तो गैप और कम मिलना चालू हो जाएगा। तो जितना बैंडविड्थ वो कम होगा उतना ही कहा गया शार्प है। अब शार्पनेस ये टर्म कहाँ से है पहले समझिए। अगर आपने कभी रेडियो ट्रांजिस्टर यूज किया होगा तो देखते हैं उसमें ऐसा एक नॉब घुमाते हैं हम लोग, तो उसमें एक ऐसा बार चलता है, हाँ? और किसी जगह पर जाकर जब पकड़ता था कि हम विविध भारती से बोल रहे हैं, हम ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो अगर आपने ये भी एक महसूस किया होगा कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे अगर ट्यून करेंगे तो आप उस शहर जिस टावर जिस आकाशवाणी के नज़दीक होंगे तो वो बार ओरिजिनली जहाँ पहुँचने से थोड़ा देर पहले से ही आवाज़ उसकी आनी चालू हो जाती है, और एक सही जगह पर जाने पर एकदम परफेक्ट आवाज़ आती है, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तभी थोड़ा आवाज़ आती है। यही वो गैप है, मैंने हालांकि होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट वहीं पे होना चाहिए, तो कहेंगे ये बढ़िया, ये शार्प है, ये सिग्नल शार्प है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे ये डल है ना,
जैसे एफएम होते हैं वो पॉइंट तक सही कर 93.5 ऐसा बोलते हैं, तो वो बहुत साफ होते हैं। लेकिन ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, एएम होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम, एडब्ल्यू, एसडब्ल्यू ऐसा होता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। तो मीडियम वेव जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती हैं, उनमें बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। तो साफनेस का मतलब यहीं से होता है। हम चाहते हैं कि वही एकदम उसी फ्रिक्वेंसी पर जाएं तो हमारा वो चीज़ सिग्नल पकड़ ले और अगल बगल ना पकड़े। अगल बगल पकड़ रहा है थोड़ा बहुत इधर थोड़ा इधर भी, तो कहेंगे कि ये सिग्नल साफ नहीं है। अच्छा, अभी कहाँ से बात आई, ये कहाँ से रेडियो की बात करने लगे? एक्चुअली अब तो ज़माना बदल गया। अदरवाइज पुराने ज़माने में जो पुराना रेडियो होता था, सच में इतना बड़ा सा डिब्बा होता था, उस रेडियो में जो ट्यूनिंग था, ट्यून करते थे स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस ट्यून करते थे, उसमें ये एलसीआर सर्किट सीरीज यूज होती थी। उसमें क्या करते थे, नॉब घुमाने से अंदर एक थ्रेड चलता था और उसमें कैपेसिटेंस को बदलता था। वो जो दो प्लेट के बीच कैसा मूवमेंट चालू होता था। होता क्या था कि आप जहाँ जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं वहाँ तो सभी जगह स्टेशन के सिग्नल तो आ ही रहे हैं, है ना, लेकिन सिग्नल तो सब जगह की फ्रिक्वेंसी यहीं पे है। बट अब जो आप उसको ट्यून करते हो तो आप 1/√L, आप सी बदलते हैं उसमें ऐसा घुमा के, तो जब भी 1/√LC किसी सिग्नल से मैच करता है वो सिग्नल रेजोनेट कर जाता है, वो बोलता है कि हम इस आकाशवाणी यहाँ से बोल रहे हैं। इसको ट्यूनिंग कहते हैं। तो वही चीज़ के लिए कह रहे हैं कि अगर हमको शार्पनेस ज़्यादा होगा तो ठीक हम वहीं पकड़ेंगे, अगल बगल नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको शार्पनेस वर्ड यूज किया गया। तो आपको समझ आएगा शार्पनेस का यूज क्या है, तो ट्यूनिंग के लिए, रेडियो ट्यूनिंग के लिए है। शार्पनेस हाई करने के लिए क्या करना होता है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। और एक डेफिनेशन है शार्पनेस इज डिफाइंड एज दैट XL/R। इस रेशियो को ही हम लोग शार्पनेस कहते हैं, क्योंकि जितना R कम होगा उतना शार्पनेस ज़्यादा होती है। दैट इज ω/L हो गया ही। सो ω/L/R को शार्पनेस कहा जाता है। ये वैल्यू ω/L/R होती है, ठीक है। तो ये एक टर्म जानते रहना। इसका यूज है, यूज क्या होता है, तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सिग्नल्स, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो वेव का सिग्नल्स को ट्यून करने के लिए ये चीज़ यूज होता है। ये एक छोटा सा बात है जो आपको जानते हैं, ग्राफ बना लेना है, ठीक है, ओके। इसका ये जो शार्पनेस है ω/L/R, इसका एक प्रूफ भी है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक प्रूफ है छोटा सा, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। शार्पनेस का प्रूफ ω/L/R कितना बहुत रेयर आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने नहीं किया। आप एनसीईआरटी से एक बार इसको देख सकते हैं। दूसरा अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कितना बार यूज किए वो पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos φ यूज किए और कह इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। तो हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। तो पावर लॉस जो फॉर्मूला था हमारा, प्रूफ करने जा रहे हैं, पावर लॉस। तो लिखा जाए, कुछ बातें लिखिए तो लेट AC voltage, let AC voltage V equal to V0 sin omega t. V equal to V0 sin omega t is applied in a circuit
not sin omega t is applied in a circuit and the current is given by जनरल वाला लिख देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड करेंट आई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आई उसमें बह रहा है। ये टाइम टी पर वोल्टेज हो गया, टाइम टी की करंट हो गई, ठीक है। सो पावर लॉस P इक्वल टू V इंटू आई, टाइम टी पर P इक्वल वी आई पुट किया जाए तो P का फॉर्मूला हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस साइन ए साइन बी कॉस में हम तोड़ सकते हैं, इसको चाहे तो कॉस में हम इसको तोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा ये वी नॉट आई नॉट बाई टू हो जाएगा कॉस, इसको ए इसको बी मान लेते हैं तो मैं ए माइनस है तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो कॉस फाइव आ जाएगा और साइन लाना तो माइनस लाना होगा, ट्रिग्नोमेट्री इंटू कॉस कितना सम 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ओके, ये वैल्यू आ गई। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया सर, पावर एट टाइम टी हो गया। अब इसका हमको एवरेज, हमको तो एवरेज पावर निकालना है, इसका हम एवरेज लेंगे। सो पी एवरेज इक्वल टू, इस सब का एवरेज लेना है। अब देखिए एवरेज, पी एवरेज निकालना है हमको, तो ये वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव, फाइव एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो कॉन्स्टेंट का एवरेज तो खुद होता है। अब इसका एवरेज निकालना होगा, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, cos 2 ओमेगा टी हो चाहे cos ओमेगा टी हो चाहे 1000 ओमेगा टी, डजंट मैटर। इफ थीटा इज वेरिंग देन एवरेज वैल्यू ऑफ cos थीटा और sin थीटा इन वन साइकिल इज ऑलवेज 0, और एवरेज हमेशा एक साइकिल का ही निकालते हैं हम लोग, ये अंडरस्टूड है। एवरेज जब पूछेगा तो एक साइकिल का ही बताना है, दिया तो एक साइकिल का ही देता है, इसलिए इसको अलग से लिख लिया जाए। Since average value of cos 2 omega t plus 5 in one complete cycle is 0, so P average is equal to V naught I naught by 2 cos 5 माइनस 0। इस फंक्शन का एवरेज लेंगे तो कांस्टेंट का एवरेज ऊपर होता है, इसका एवरेज 0 आ जाएगा। सो यहाँ से हो गया दैट इज P एवरेज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 लिख लें, इसको I नॉट बाई रूट 2 लिख लेते हैं, ये cos 5 हो गया। सो फाइनली इट बिकम्स P एवरेज इक्वल टू V RMS आई आर एम एस कॉस 5, यही फॉर्मूला था जो बार बार यूज कर रहे थे हम लोग, तो पहले यूज कर लिया, आज इसको प्रूफ कर दिया आपके लिए। पावर लॉस सर्किट में ऐसे होगा, ठीक है।
नोट कर लीजिए सब लोग इसको। नोट कर लिए होंगे। अगली बात इसी सर्किट में पढ़ना हम लोग को, एसी ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर जो अक्सर आप देखे होंगे कॉलोनी के बाहर चाहे मेन पे एक डिब्बा टाइप का पोल पे लगे रहता है, जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कैसे वर्क करता है ना। तो एसी ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे काम करता है। यही इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का। होता क्या है कि हम लोग ऐसा एक कोर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है, तो इमेजिन कीजिए एक स्क्वायर मेटालिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्क्वायर प्लेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्क्वायर प्लेट, उसमें से बीच वाला स्क्वायर काट के निकाल दिया। ये फ्रेम बचा, समझ में आया सब? ये वाला फ्रेम बचा, ये वाला फ्रेम बचा। और ऐसा ऐसा कुछ 10-20 ऐसा ले लीजिए, ठीक है। और इन सब के बीच में एक माइका सीट होती है। अच्छा, उसको लास्ट में बात करते हैं। ऐसा समझिए कि ऐसा 10 लेके एकदम एक दूसरे को सटा कर रख दिए, स्टैक करके रख दिए एक, या अभी नहीं समझ, सीधा समझिए कि आप एक क्यूब में से इतना निकाल लिए, चलिए ऐसा समझिए ये क्यूब रहा हो, उसके बीच में से निकाल दिए तो ये होल, ऐसा होल हो गया, ये क्यूब का एक हिस्सा दिख रहा। अभी इतना ही समझिए, फिर जो हम बात कर रहे हैं उसको भी लास्ट में समझाते हैं वो क्यों चाहिए। पहले आप एक आयरन का सिंपल ऐसा एक स्ट्रक्चर समझिए। इसमें क्या करते हैं कि इधर से कॉइल ले आते हैं, इस पे एक कॉइल से लपेट देते हैं, इस पे ऐसा। ये हुई आपकी प्राइमरी कॉइल जिसमें हम फ्लक्चुएशंस कराएंगे, और फिर इधर से हम उसका सेकेंडरी ले लिए। यहाँ हम लोग आउटपुट इधर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले लेंगे। तो ये हो गया अपना सेकेंडरी कॉइल, इधर वाली सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब यहाँ पर ई पी मतलब जो प्राइमरी सोर्स का वोल्टेज यहाँ लगा हुआ है, इसमें ये करंट फ्लो करेगी, एसी करंट, प्राइमरी करंट। तो जब ये करंट इसमें जाएगी तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस लूप के सोलेनॉइड टाइप का मन में समझिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस कोर में, और ये हमने आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर लिया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ऐसा जाएगा, फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, इसमें जो बी बनेगा, सभी ने कुछ लाइन इधर भी जा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, बट मेजर लाइन इसमें ऐसा लूप बनाएंगी। तो जो भी इधर जाएगी वो भी इधर से भी जाएगी लाइन्स, है ना। एक तो ऐसा होता है, तो क्या होगा कि जब जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वही मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जाएगा। तो ये एसी करंट है, तो क्या होगा, एसी करंट होने की वजह से करंट वेरी करेगा विथ टाइम। तो टाइम के साथ करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो वो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, इसमें इंडक्शन चालू हो जाएगा।
इंडक्शन चालू होगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा आइडियल हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना रहे हैं कि हमने एक कोर लिया, एक आयरन का कोर लिया और उस पर ऐसा प्राइमरी लपेट दिया, और इसी पे सेकेंडरी भी ले लिया। जो डॉट डॉट है वो आपका सेकेंडरी है। ये आपका ईपी लगा है, यहाँ से ईएस मिलेगा आपको, करंट आईपी गया, यहाँ एसी मिलेगा आपको ना, एसी वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ से मान लीजिए इधर जो करंट बहेगी वो आईएस हो, सेकेंडरी करंट होगी। ये हमने आइडियल ट्रांसफार्मर बना दिया है, जिसमें क्या होगा कि जो लाइन मैग्नेटिक लाइन जो बनेंगी प्राइमरी की वजह से उस सारी लाइन सेकेंडरी में भी जरूर होंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इसी कोर में पैदा होगा, एक ही पैसा लपेट दिया है। तो मतलब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे इसके एक लूप जाएगा, उसमें एक लूप से उतना ही जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, आपसे बात करते हैं, पहले समझिए। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे फ्लक्चुएशन, एसी फ्लक्चुएशन करते हैं तो यहाँ पे इंडक्शन पैदा होगा, उसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इंडक्शन पैदा होगा। माने सिंस आई इज वेरिंग विथ टाइम, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम, सो देयर विल बी इंडक्शन इन दिस कॉइल एंड वी कैन ऑब्टेन द आउटपुट एज ए क्या, ईएमएफ सोर्स, एसी ईएमएफ सोर्स हमको यहाँ से मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है। तो यही काम है ट्रांसफार्मर, यही सिंपल है। यहाँ से इनपुट डालना, वेरी करना, फिर यहाँ से आउटपुट निकालना। तो आखिर यूज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले ही समझाया कि इसका क्या फायदा, करने से क्या मिला हमको। देखिए अभी हम जो एक चीज लिख रहे हैं, समझने को वहां समझिए तो समझ आएगा। हम लोग मान लीजिए इसने हम लोग आइडियल जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, आइडियल के लिख रहे हैं, इससे देख के समझिए। मान लीजिए इसने जो आई, उसने कुछ बी पैदा किया होगा, तो फ्लक्स हम लिख रहे ई जो ईएमएफ हमारा ईपी है, तो क्या लिख सकते हैं, डी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ध्यान रहे हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर लेंगे। ईपी कितना हो जाएगा, टी फाई बाई टी टी इंटू एन। मान लीजिए हम लोगों ने जो प्राइमरी थी उसके एन कॉइल्स लिया है और सेकेंडरी का एन एस कॉइल लिया है। यहाँ पर एन पी कॉइल्स लिया है, यहाँ एन एस कॉइल लिया है। फाई क्या होगा, एन पी इंटू डी डी टी ऑफ फाई, मतलब बी इंटू ए। एरिया कॉइल्स का सेम है दोनों कैसा से, और बी भी सेम है, इसलिए दोनों के लिए सेम है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंडरी में आइए, एस का सेकेंडरी कितना हो जाएगा, एन एस इंटू सेम बी ए लिखाएगा, यहाँ पे वही बी होगा, ए एरिया वही है, लेकिन लूप्स अलग अलग है, एन एस अलग है। सही बात है ना, जो भी सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है, कॉइल्स के एरिया सेम है, तो एक कॉइल में फ्लक्स हुआ बी ए, तो एन में हुआ एन बी ए, उसी का रेट लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इसका रेशियो निकालें कि ई पी अपान ई एस इक्वल क्या हो जाएगा, एन पी अपान एन एस, मैग्नीट्यूड ध्यान रहे। हम यहीं पे लिख देते हैं, बार बार कंफ्यूज ना हो। अब साथ साथ नोट कर रहे हैं सब लोग। रेशियो यहाँ लिख दिया जाए, क्योंकि कहीं कहीं पे हम माइनस साइन में लोग दिखाते हैं, और क्यों यहाँ लिख देते हैं, हम लिखा जाए कि सिंस ई एस हैज बीन ऑब्टेन्ड ड्यू टू induction
ES has been obtained due to mutual induction. So it differs in phase by 180 degree. Differs in phase by 180 degree. 180 डिग्री ब्रैकेट में लेंज लॉ। क्यों? अगर IP बढ़ेगा एक दिशा में तो ये उल्टा दिशा में अपोज करेगा ना, इंडक्शन होगा तो इसका EMF इसके बढ़ने का अपोज करेगा। तो ये अगर ये बढ़ाना तो घटाना चालू करता है। तो मैग्नीट्यूड तो इस रेशियो में, बट एक दूसरे का जस्ट अपोजिट फेज में आएंगे। मैग्नीट्यूड का रेशियो ये रहेगा, ध्यान दें। ठीक है, आप ये लिख दिए होंगे सब लोग, उससे कोई खास मतलब नहीं, याद जानते रहना। तो एक तो ये रिलेशन हो गया। एक्चुअली इसी रिलेशन का ही वजह है कि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं देखिए, मान लीजिए हम किसी, पहले हम लोग समझते हैं इसका यूज कहाँ है, तब बात पूरी समझ आए ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ है। तो ट्रांसफार्मर का यूज है जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, जहाँ पर पावर हाउस होते हैं, जहाँ बनते हैं थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स, नाम सुना है ना। तो वहाँ पे पावर जनरेट होता है और वो बड़े बड़े केबल्स के थ्रू शहरों में, गांव में सप्लाई होता है, नहीं? तो वहीं पे इसका रोल है। देखो, अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो कर क्या रहा है, वो क्या कर सकता है, तो जो वोल्टेज है इधर वाली आउटपुट सेकेंडरी का, उसको बढ़ा सकता है चाहे घटा सकता है। नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि 100 वोल्ट हो, यहाँ 200 वोल्ट का वोल्टेज का पावर निकले, 200 वोल्ट पर निकले, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का कॉइल का डबल कर दीजिए। नहीं, यहाँ कॉइल डबल कर दीजिए। कैसे? EP/ES इज NP प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल टू N हो गया। E प्रोपोर्शनल N हो गया, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 100 वोल्ट का जनरेशन है, उसको हम 200 वोल्ट कन्वर्ट करके आके सप्लाई करें, तो हम इसका कॉइल को डबल कर देंगे, हम वाइंडिंग्स 2 गुना लगा देंगे, तो उसका वोल्टेज डबल होकर आगे बढ़ेगा। तो डबल होकर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या पावर बढ़ जाएगा? नहीं। देख रहे हैं, जो इनपुट पावर है, यहाँ जो आउटपुट पावर होगा, इसमें ये कॉइल है, तो इसमें वायर यूज हुआ है, कॉइल है। कॉइल है तो जानते हैं क्या चीज़ का बनेगा, रेजिस्टेंस का बनेगा। तो कुछ तो हीट लॉस यहाँ होगा ही, इसमें भी हीट लॉस होगा। ये जो आपका फ्रेम है, इसमें भी कुछ लॉस होता है, ये जानते ही हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। सो ये तो हो ही नहीं सकता कि पावर बढ़ जाए। जितना आप इनपुट डालेंगे उससे थोड़ा आउटपुट पर थोड़ा कम ही होगा, लॉस तो होना ही है। वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो वोल्टेज क्यों बढ़ा रहे हैं? तो होता क्या है कि जहाँ पर पावर बनता है वहाँ का इतना मेगा वॉट की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि वो जो वहाँ प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंज्यूमर एंड तक पहुँच जाए। लेकिन बीच में इतने मोटे तार है, इतने 100 200 किलोमीटर दूर पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो बहुत सारा पावर लॉस तो उसका वायर में ही हो जाएगा। एल्युमिनियम के देखे होंगे खूब, जैसे मोबाइल टावर जैसे ट्रसेज होते हैं, उसके बीच में वायर, मोटे मोटे वायर जाते हैं ना, तो वहाँ भी तो करंट बहेगी, तो उसमें तो हीट लॉस होगा, जो कि वेस्टेज है। वहाँ हीट लॉस तो वो तो नहीं चाहते कि वहाँ रास्ते में हीट लॉस हो। हम चाहते कि जो हम प्रोडक्शन किया वो कंज्यूमर को मिल जाए। तो वहीं पे बचाने को उपाय, पावर मान लीजिए आपने P जनरेट किया, अब अगर उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे तो I कम, P इक्वल VI। तो अगर हम कहीं किसी का वोल्टेज भी बढ़ा देंगे तो वहाँ का I कम हो जाएगा। जब I कम हो जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइंस में I कम बहेगा, तो उसमें हीट लॉस क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है
वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वहाँ का वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि ट्रांसमिशन लाइन में करंट कम रहे। और ज्यों ही वो कंज्यूमर तक पहुँचता है वहाँ पे हम लोग वोल्टेज घटा देते हैं। जैसे हम कंज्यूमर तो 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर पे आता है, घर में 220 आता है, आधा कर देते हैं। इसीलिए इससे क्या होगा कि वोल्टेज घटा देंगे तो यहाँ पर आई बढ़ जाएगी, और हम कंज्यूमर हैं, हम एनर्जी को यूज करते हैं, तो हम चाहेंगे हमारा क्या हो, हमको वोल्टेज से क्या लेना, हमारा पावर लॉस क्या हो, ज़्यादा हो, तो आई ज़्यादा चाहिए हम लोग। इसलिए दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखिए, क्या होगा वहां पर, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होता है ना, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी के जो कॉइल्स हैं वो प्राइमरी से ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए हमारा ईएस होगा वो ज्यादा हो किससे, ईपी से, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। और ये कहाँ यूज होता है, ऐसा कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो जहाँ पर पावर जनरेट होता है, पावर प्लांट्स पे। तो हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्शन एंड, जहाँ प्रोडक्शन होता है उस एंड पर बढ़ाते, स्टेप अप करते। स्टेप क्यों, स्टेप मतलब तो होता है कम सीढ़ियाँ। स्टेप नाम क्यों रखा है, स्टेप इसलिए रखा जाता है कि जैसे वहाँ देखिए लाखों में होता है, बहुत हाई वोल्टेज बढ़ाना होता है, तो क्या करते हैं, अगर हमको मान लीजिए हमको अगर 4 गुना करना है, वोल्टेज को 4 गुना करना है, तो एक ही बार 4 गुना कॉइल करके तो कर सकते हैं, बट फिर क्या होगा कि उसमें एक बैग करंट बहुत चेंज होती है ना, लॉस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, स्टेप पहले 2 गुना करते हैं फिर 2 गुना करते हैं। इससे क्या होता है, अगर एक जगह कुछ खराबी है तो सब सिस्टम को नहीं सफ़र करना होगा, और तो बढ़ाने के स्टेप वाइज बढ़ाते हैं, एक साथ नहीं बढ़ा देते, ठीक है, बिकॉज वोल्टेज एक जगह ज़्यादा हो जाता है, एक जगह कम हो जाता है, तो दिक्कत होती है, तो इसलिए स्टेप वाइज बढ़ाते हैं। और दूसरा होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या करेंगे हम लोग, जो एनएस होगा वो एनपी जो होगा, एनएस लिख सकते हैं, एनएस लेस देन क्या होगा, एनपी। सेकेंडरी कॉइल के नंबर्स कम कर देंगे, इसलिए वोल्टेज कम हो जाएगा। सो सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से। ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कंज्यूमर एंड पे, घरों में। इसलिए जो आपकी कॉलोनीज में या कहीं पे लगा हुआ देखे ट्रांसफार्मर होते हैं, वो 440 से 220 में कन्वर्ट करने का उपाय होता है। हमारे घर में 220 यूज करते हैं हम लोग, तो जो वहाँ पे आता है ट्रांसफार्मर पे जो लाइन्स आती है वो 440 की आती हैं, और फिर उसको 220 कन्वर्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो यही फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या, वोल्टेज चलो बढ़ा दिए, फ़ायदा क्या वाला, तो फ़ायदा यहाँ लिखते हैं, एक बार फिर से फ़ायदा लिखते हैं, क्या है लिखा जाए, इसको मिटा लेता हूँ। लिखा जाए कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो क्या होना चाहिए, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, जो कि कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो आइडियल वर्ड लिखे हैं वाला, लॉस तो होना ही है। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इज इक्वल टू ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी, एवरेज पावर लॉस। फेज में 180 का डिग्री का है तो कॉस 180 करोगे तो माइनस में आएगा, तो सेम है, -1 तो मतलब नहीं, +1 ही आएगा, पावर है ना वाला, माइनस तो डायरेक्शन शो करता है ना। तो ये आप मैग्नीट्यूड ऐसे बराबर लिखे, दोनों को पावर को बराबर लिख रहे हैं, तो इम्प्लाइज क्या हो गया यहाँ से, ये कांस्टेंट हो गया नहीं, यानी अगर हम चाहते कि कहीं पे
हमारा पावर तो जाए लेकिन करंट कम रहे तो उसको वोल्टेज बढ़ा देंगे। और कहीं चाहते हैं कि पावर जाए यूज हो लेकिन वहाँ वोल्टेज कम हो करंट ज़्यादा हो तो हम वोल्टेज घटा देंगे, इसीलिए स्टेप डाउन स्टेप अप यूज़ करेंगे हम लोग। और इन दोनों फार्मूले को मिला के एक फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, कितना ऐसे ई पी अपान ई एस इक्वल टू एन पी अपान एन एस इक्वल टू ई पी। देख रहे हैं यहाँ ई पी अपान ई एस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई एस अपान आई पी, ऐसा। तो इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल बस इसी से सॉल्व हो, इसी फॉर्मूले से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं होता, या तो सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया आपको, ठीक है। एक चीज और यहाँ लिख लीजिए सब लोग, टाइप्स ऑफ लॉस। कितने तरीके का लॉस होता है इसी ट्रांसफार्मर में, लॉसेस कितने तरीके के होते हैं लिखा जाए। टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए एसी ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए एसी ट्रांसफार्मर। लिख दिया। देखिए पहला हीट लॉस। हीट लॉस हम समझा देते हैं, इसको डिटेल नहीं लिखवा रहे, सिंपल जो बात लिख रहे हैं आप हमेशा ही लिख सकते हैं। हीट लॉस क्या 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 है हीट लॉस, तो क्या कहो जो कोयल्स है प्राइमरी सेकेंडरी सभी रजिस्टर्स के बने हैं तो करंट बह रहा है तो हीट लॉस तो होगा, तो हीट लॉस होता है ना। तो कोई पूछे कि इसका क्या रेमेडी क्या है, कैसे हीट रेमेडी कुछ नहीं था, हीट लॉस तो होगा। लेकिन क्या होगा कि आप थोड़ा कोयल्स का वायर मोटा यूज कीजिए, ठीक रो एल बाई ए वाला एरिया बढ़ा देंगे तो आप थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोयल्स होती हैं थोड़ा मोटे वायर यूज किए जाते हैं, ठीक है। मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते, तो ये हीट लॉस होगा। दूसरा लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज लॉस। फ्लक्स लिंकेज लॉस, फ्लक्स लिंकेज लॉस क्या मतलब कि यही वाली जो बात, ये फाई वाली जो बात कर रहे थे, ये आइडियल बनाए थे। यहाँ ऐसे बनेगा तब जाके सभी का जो प्राइमरी के जो लाइन्स होगी सेकेंडरी में से ही जाएंगी, ऐसे बनाएंगे तो। बट यहाँ नहीं होता। अच्छा ये क्यों आइडियल, ऐसे ही क्यों नहीं बनाते, होता क्या बालक एक ही कोर पे दोनों लपेट देने से क्या होता है, हीट लॉस होगा। हीट लॉस होगा तो वायर पर ना ऐसे थोड़ी वायर रहता है, वायर पर थोड़ा सा आइसोलेशन प्लास्टिक चढ़ी रहती है वायर पे, नहीं तो दो वायर टच हो जाएंगे तो अब ये आयरन का है, टच कर दो सब में करंट नहीं फैल जाएगा। तो जो वायर होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं, उस पर ना कोई भी कोयल, कोई भी दुनिया का कोयल देखोगे, फैन ऑन में जो कोयल होते हैं, मोटर में जो कोयल होते हैं, सभी वायर पे प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी रहती है। हर दो वायर एक दूसरे के टच में रहते हुए अलग रहता है। तो क्या होगा, ऐसे रखोगे तो हीटिंग होगा तो क्या होगा, वायर गर्म होगा तो प्लास्टिक जो कवर है वो गल जाता है, और वायर टच कर जाएंगे तो पूरा शॉर्ट कर जाएगा। वही कहते ट्रांसफार्मर जल गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर जल गया। इसलिए नहीं यूज करते, अक्सर ये यूज करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसमें क्या कोई एक जल भी गया तो दूसरा बच जाएगा, फिर इसकी मरम्मत कर लेंगे हम। लेकिन इसमें क्या नुकसान है कि जो बी है सब कुछ बी ऐसे भी तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसे भी तो होगा, सारा बी इसमें नहीं जाता है। तो हम फार्मूला जो बनाए तो आइडियल बनाए कि सारा बी इसमें का सारा लाइन उसमें से जाए तभी जाके होगा। तो ये लॉस होता है, ये लॉस है, सारा फ्लक्स नहीं जाता है, वही लिखा है फ्लक्स लिंकेज लॉस। दो हो गया। तीसरा हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस पढ़ाया मैंने आपको, हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या है कि ये जो बी है अभी करंट ये एसी है, तो एक बार क्लॉकवाइज होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर क्लॉक फिर एंटी क्लॉक, एसी है ना, अल्टरनेटली अपना डायरेक्शन बदलते रहेगी। तो क्या होगा, जब ऐसा होगा अल्टरनेटिव डायरेक्शन बदलेगी तो क्या, कभी बी ऊपर हुआ कभी बी नीचे हुआ, ऊपर नीचे होते रहेगा। तो आप याद कीजिए, आपको हिस्टेरिसिस पढ़ाया गया था,
मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। तो कुछ कोर्सिविटी था, कुछ रेटेंटिविटी था। तो बार बार जो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स है, या फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट्स मान सकते हो, बार बार रोटेट हो रहा है, तो उस पर लगातार वर्क हो रहा होता है। रोटेट करने के लिए वर्क होने से उसमें हीट का लॉस होता है, या कुछ चीज़ें वहाँ पर मानी कोर भी गर्म हो जाता है इसी की वजह से। और कुछ तो यहाँ रिटेंटिव, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ रिटेन हो जाता है। तो आखिर कहीं मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हुआ तो वो एनर्जी आपके करंट की तरह ही तो दी जाती है। इसलिए इस कोर में जो लॉस हो जाता है वो उसके अंदर जो रिटेन रह जाता है मैग्नेटिक फील्ड, वो अनमैग्नेटाइज से तब मैग्नेटाइज हो जाता है। सो दैट इज अ लॉस, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। और लास्ट एक और लॉस लिख लीजिए, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक ये बोर्ड है, मान लीजिए, इसमें आपने ऐसा क्रॉस फील्ड लगाया है, ऐसा क्रॉस फील्ड लगाया है। एडी करंट क्या होता है समझ लीजिए, बी ऐसा लगाया आपने, तो क्या होगा, ये पूरा मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मेटालिक है, बोर्ड जो है मेटालिक है, और बी ऐसा आपने लगाया और बी बढ़ाना चालू किया, तो क्या होगा, बी बढ़ाएंगे तो अब इसमें कोई लूप वूप नहीं है, कहीं कोई लूप नहीं, करंट बहेगा। बट जब ही आप ऐसा बी बढ़ाएंगे अंदर, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और आपके वो लेंज लॉ के हिसाब से आपके बढ़ने को उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो जब ही आपका बी अंदर बढ़ेगा, कोशिश होगा कि बी बाहर बने, अंदर क्रॉस है ना, तो बी बाहर बने। तो इसमें जगह जगह, ये मेटल के अंदर जगह जगह ऐसे ऐसे करंट्स पैदा हो जाती हैं जगह जगह, बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन पैदा करता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जगह जगह यहाँ पर ऐसा ऐसा करंट, जगह जगह लोकलाइज करंट पैदा हो जाती है पूरे वॉल्यूम में, और वो बाहर की तरफ बी बनाना चालू करती है। इन्हीं करंट्स को बोलते हैं क्या, एडी करंट्स, है ना। जब लूप होता है तो इंड्यूस करंट हो जाती है, बट अगर सॉलिड चीज होगा, इसमें कोई एक लूप नहीं है, तो जब उसमें इंडक्शन होता है तो उसमें उल्टा दिशा में जो लोकलाइज्ड अलग अलग पॉइंट पे करंट पैदा होती हैं, दोज करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स। और एडी करंट है, कहीं घूम रहा है तो हर जगह क्या लॉस तो कराएगा। तो किसी सॉलिड चीज में अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चालू किया समय के साथ, तो उसके वॉल्यूम के अंदर करंट पैदा हो जाती हैं, दे आर नोन एज एडी करंट्स। और वो फिर उसके सॉलिड के अंदर में क्या कराती हैं, हीट लॉस चालू कर देती हैं। अब कहीं कोई एनर्जी का लॉस हुआ है तो आप ही का हो, बिकॉज बाहर से कोई एनर्जी नहीं आएगी। तो दिस इज नोन एज क्या, एडी करंट्स, एडी करंट लॉस। कौन कौन चार लॉस बताया गया, हीट लॉस किसकी वजह से, कोयल की वजह से। तो उसका रेमेडी क्या है, यूज थिकर वायर्स। दूसरा क्या लिखा आपने, एक लिखा है पहला लिखा आपने हीट लॉस लिखा, दूसरा लिखा फ्लक्स का लॉस लिखा होगा। तो फ्लक्स लॉस में क्या बताना है आपको, फ्लक्स लॉस में क्या करना है कि आप आयरन कोर यूज कीजिए और वाइंडिंग एक पकड़ सकते कर लीजिए, मिनिमाइज कर सकते, कोई उपाय नहीं है, ये कर सकते हैं, फ्लक्स का लॉस ऐसा रोक सकते हैं। ये एडी करंट वाले के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स का लॉस ऐसे हो सकता है, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए क्या करिए, तो वही बात, यहीं पे सॉफ्ट आयरन यूज कीजिए, जो कोर होना ये मटेरियल हो, ताकि उसका रिटेंटिविटी क्या हो, कम हो, जल्दी समाप्त हो जाए। तो इसके जो इसलिए जो किसी ट्रांसफार्मर का जो कोर होना चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, मतलब सॉफ्ट आयरन का बनना चाहिए। तो हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हमको सॉफ्ट आयरन का यूज करना चाहिए। और लास्ट है एडी करंट। एडी करंट के लिए ही मैं वो शुरुआत में जो नहीं बोल रहा था कि
एक एक प्लेट पूरा सॉलिड न लेके एक एक प्लेट ले लीजिए और हर 2 प्लेट के बीच में इंसुलेटर लगा दिया जाता है। तो वही मैं कह रहा था कि ऐसा ऐसा मेटल, जब आपको इतना चौड़ा चीज चाहिए तो आपने कई प्लेट ऐसा रख दिया, एक प्लेट लिया, बीच में एक उसी साइज का क्या लगा दिया, इंसुलेट माइका सीट लगती है, इनवर लगता है, माइका सीट लगा दी जाती है, फिर एक दो, तो हर प्लेट के बीच में वो माइका सीट लगा दी जाती है। अब क्या होगा, जब फ्लक्स बदलेगा तो अब जब इंडक्शन जब होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे का प्लेट, अब ऐसा प्लेट हो गया जो लाइन, और अगर बाहर आप इधर से फील्ड आ रहा है तो ऐसे ऐसे स्टैक कर देंगे, ऐसे ऐसे लाइन ऐसे प्लेट स्टैक कर देंगे, तो क्या होगा, जब इधर से ऐसे इंडक्शन चालू होगा, एडी करंट बढ़ेंगी तो कैसे बनेंगी, एक प्लेट दूसरा प्लेट बीच में एक क्या, इंसुलेटर, तो एडी करंट नहीं बन पाती है। कहीं कहीं छोटा छोटा मैंने मिनिमाइज कर सकते हैं, एडी करंट कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे फ्रिक्शन होता है। तो वैसे ही तो कहा कि एडी करंट समाप्त करने के लिए क्या कि अगर इतना चौड़ा आपको एक कोर चाहिए आयरन का, इतना ना लेके लैमिनेटेड लीजिए, प्लेट वाइज लीजिए और बीच बीच में क्या भर दीजिए, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दीजिए और उसको स्टैक करके बना लीजिए। इससे आपका मिनिमाइज होगा, वॉल्यूम के अंदर खत्म हो जाएगा, सरफेस पर तो अभी भी रहेगा बट मिनिमाइज तो हुआ। इस तरीके से हम एडी करंट को, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 4 तरीके का लॉस लिखना होता है। तो ट्रांसफार्मर एक फुल टॉपिक है बोर्ड में, ट्रांसफार्मर क्या है, वर्किंग किस पे होता है, ये कंस्ट्रक्शन बता दिया, फिर उसका थ्योरी बता दिया कैसे करता है, कब यूज होता है, कितने तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, पावर का क्या होता है और कितने तरीके के लॉस होते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में और बाकी हर कंपटीशन में भी है। तो कंपटीशन के लिए तो बस ये फॉर्मूला काफ़ी है, इससे कोई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें एक और होता है टॉपिक, एसी जनरेटर, है ना, जो कुछ नया कुछ है नहीं, एसी जनरेटर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोग देख लेंगे, उसको आप लोग एनसीईआरटी में उसको देख लेंगे, हम भी आपको बता देंगे, आगे चल के उसको बता देंगे। आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। थैंक यू।